हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 और ये है इंटरनेशनल रिलेशन। आज इस लेसन का एंड हो जाएगा। पीटी 365 आपकी आईआर की भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट पॉलिटी के साथ साथ आपकी आईआर भी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी इकोनॉमिक की लेसन चल रही है और साइंस एंड टेक की कल से शुरू हो जाएगी। साथ ही आपकी जो सोशल इश्यूज़ है ना, वो तो धीरे धीरे करके मैं आपके 3-4 लेसन में और कवर करा दूंगी। तो वो बहुत ही शॉर्ट होती है और बहुत ही मतलब क्रिस्प होती है। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ओके, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको लाइटली लेकर चलती हूँ। तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग पूरी यहाँ पे जितनी भी टॉपिक है आप देख सकते हो, ये सारी मैंने कवर करा रखी है। आज मैं मिसलेनियस की जितनी भी टॉपिक है, ये छोटी छोटी टॉपिक होती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बहुत दुख भी देता है अगर आपको ये सारी टॉपिक नहीं है पता हो तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिए। ओके, सारी टॉपिक पढ़ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। और जितनी भी लेसन कंप्लीट हो चुकी सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाती है, तो प्लीज़ चेकआउट करना ना भूलें। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम में ही फॉलो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम में मैं सारी लिंक वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। साथ ही साथ जो भी आपकी पीडीएफ ज़रूरी होती है मैं वो सारी शेयर कर देती हूँ। तो आप मुझे अगर रिसोर्स पॉइंट नाम से भी अगर टेलीग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर लोगे ना, तो आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो पाएगी। जितनी भी चीज़ें अनअकैडमी की हो या फिर यहाँ पे हो, जो भी मैं अपलोड करती हूँ आपको सब मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो मिसलेनियस में सबसे पहली टॉपिक जो है वो हमारी है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। ओके, तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन क्यों आया है? माइग्रेशन मतलब होता क्या है? माइग्रेशन मतलब होता है कि किसी एक स्थान से उठकर आप दूसरे स्थान चले जाओ, यानी अपने होम टाउन को छोड़कर, जहाँ पे आप रहते हो उस स्थान को छोड़कर आप कुछ पर्पस के लिए, या तो जॉब के पर्पस के लिए, या फिर अच्छी इनकम के लिए, या फिर अच्छे लाइवलीहुड के लिए आप अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह अगर जाके रहने लगते हो टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, तो उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पैक्ट है या ये आपका लगाया जा रहा है माइग्रेशन के लिए। तो देखते क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट है ना आपकी यूएस और हंगरी के अलावा, उन्होंने एग्री किया है इस तरीके की जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है आपकी माइग्रेशन के लिए। तो आखिर इसमें बात क्या है वो देखते हैं। ये फ्रेम किया गया है आपका साथ ही साथ किसके, तो टारगेट 10.7 है एसडीजी के, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी आपकी जो टारगेट है ना 10.7, तो उसके तर्ज पे इसको बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी मेंबर स्टेट कमेटी है उन्होंने यहाँ पे कमिटेड किया है कि जितनी भी आपकी इंटरनेशनली जो आपका माइग्रेट करता है तो उसको यहाँ पे सेफ प्रोवाइड किया जाएगा और रेगुलेशन की जाएगी जो भी माइग्रेशन की प्रोसीजर है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है यहाँ पे जितनी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसको सेट आउट किया जाएगा, साथ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपस में मेंबर स्टेट यहाँ पे शेयर करेंगे, और यहाँ पे यूनिटी दी जाएगी पर्पस के लिए जो कि आपका माइग्रेशन के थ्रू होता है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी वर्क होगी वो सब किया जाएगा। तो अब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉम्पैक्ट का, ये देखते हैं। तो इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मिनिमाइज़ करना है जितनी भी एडवर्स ड्राइवर है, यानी वो सब क्या कारण है जिसके कारण जो है आपके लोग एक जगह से उठ के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो वो जो मेन ड्राइवर्स है ना, मेन जो कारण है, एडवर्स कारण है, उन सारे कार्बन को यहाँ पे कार्बन नहीं, ड्राइवर को यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है। ओके, एडवर्स ड्राइवर जो होती है जिनके कारण हम लोग को जाना पड़ता है। अब आप जो भी छोटे मोटे टाउन में रहते होंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो आप लोग वहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाते हो। बहुत काफ़ी लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, बहुत लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए भी आप देखते होंगे कि मेट्रो सिटीज़ ही चूज़ किया जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो वो भी क्यों चूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके अपने सिटी में वो सारी फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो उठ के दूसरी जगह जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है कि उनके खुद के सिटी में सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा देनी है, जिससे कि लोग यहाँ पे माइग्रेट ना करें। अवेबिलिटी हो या फिर आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी हो वो भी यहाँ पे बढ़ाना है, जिसके थ्रू जो भी माइग्रेशन है उसको रेगुलर करना है, और यहाँ पे जो माइग्रेशन की जो कंडीशन वल्नरेबिलिटी होती जा रही है उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। साथ ही एक फेयर और इथिकल रिक्रूटमेंट देनी है, साथ ही सेफगार्ड कंडीशन भी प्रोवाइड करनी है जितने भी यहाँ पे माइग्रेट वर्कर्स हैं। यहाँ पे मैनेज करना है जो आपका जो आपका बॉर्डर्स होता है, इंटीग्रेटेड हो, सिक्योर हो या फिर कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो, तो सारे बॉर्डर्स को यहाँ पे मैनेज करना है। साथ ही यहाँ पे माइग्रेशन डिटेंशंस को भी यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ उस सारे मेजर्स में जो कि लास्ट रिसॉर्ट होंगे, और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के साथ वर्क करना है। यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको एम्पावर करना है, सोसाइटी को एम्पावर करना है, ताकि वो फुल इंक्लूजन के साथ इस चीज़ को रियलाइज़ कर सके, और सोशल कोहेशन के साथ भी। यहाँ पे उन सारे मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करना है जो आपकी सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पे पोर्टेबिलिटी दे। ये आपकी लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी जितनी भी यहाँ पे प्रोविजंस दी गई है, बातें कही गई है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंबर स्टेट यहाँ पे माने ही। ओके, और आपकी फर्स्ट एवर ऐसी ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि कॉमन अप्रोच के साथ यहाँ पे लाया गया है और इंटरनेशनल माइग्रेशंस के लिए रखा गया है, और इसमें सारी डायमेंशंस को कवर किया गया है। जो प्रोसेस है जिसमें कि डेवलपिंग कॉम्पैक्ट हो रहा है हमारे यहाँ, और ये स्टार्टेड किया गया था
2017 में ही, जिसमें कि आपका जो डिसीजन था ना इम्प्लीमेंटेशन का, वो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट के साथ ही था। और यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, जो कि रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स के लिए था, और ये सितंबर 2016 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, यानी पोर्तुगल्स जो एंटोनियो विटोरिनो जो है ना, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे इलेक्ट किया गया है एज ए हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस। ओके, और इसको इस्टेब्लिश की गई थी 1951 में। और IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस जो है एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किस फील्ड में? तो माइग्रेशन के फील्ड में। और यहाँ पे वर्क जो किया जाता है, काम जो किया जाता है, वो गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर के साथ किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका ली ग्रांड सैकोनिक्स में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसको यहाँ पे फाउंड किया गया था, जिसमें कि जितने भी रेफ्यूजीज़ आपके यूरोप के थे ना, उसको रीसेटल करने के लिए 2016 में यहाँ पे एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आई, जो कि यूनाइटेड नेशंस की है, वही है आपका। ओके, साथ में जो IOM 10 था ना, ये आपका IOM की कंपेन है, जो कि इनकरेज करेगी जितने भी माइग्रेशंस होते हैं वो सेफ़ हो और पब्लिक एक्शंस हो, जिसके थ्रू जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है और इस तरीके के माइग्रेशंस के कारण काफ़ी लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन क्या है? रिसेंटली यूके की जो कोर्ट है ना, वहाँ पे फ्यूजिटिव जो भगोड़े हैं हमारे विजय माल्या, इनके एक्स्ट्राडिशंस का यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि वो जितने भी फ्रॉड चार्जेस इंडिया से लेकर आए हैं ना, वो यहाँ पे यानी जितने भी फ्रॉड चार्जेस है उसको फेस किया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी जो इनके किंगफिशर्स एयरलाइन की डिफ़ॉल्ट होने के बाद, कोलैप्स होने के बाद, विजय माल्या जो फ्यूजिटिव है आज की डेट में, ऑफेंडर है, हमारे इंडिया के फर्स्ट ऑफेंडर है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, तो यानी उन जो भगोड़े कहा जाता है वो विजय माल्या है। तो इनको यूके कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक्स्ट्राडिशंस करने का ऑर्डर दे दिया गया। तो एक्स्ट्राडिशंस का क्या मतलब है? एक्स्ट्राडिशंस का मतलब है कि डिलीवरी एक पार्ट यानी एक कंट्री के एक स्टेट से दूसरे कंट्री में जो डिलीवर किया जाता है उसको यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन कहा जा रहा है। उनका जो कि डिज़ायर करते हैं इस डील के लिए, यानी किसी ने क्राइम किया है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो इसको हम लोग एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत ये वर्क होता है, जो कि 1962 की है, और ये प्रोवाइड करती है इंडिया की लेजिस्लेटिव, जो कि एक्स्ट्राडिशन के बेसिस पे हो रही है। नोडल अथॉरिटी की बात करें एक्स्ट्राडिशन जो कि हमारे इंडिया में करते हैं, तो कौन कौन सी अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी सेंट्रल और नोडल अथॉरिटी के साथ, और जो कि एडमिनिस्टर करते हैं एक्स्ट्राडिशन एक्ट। और यहाँ पे ज़रूरी है ये सारे प्रोसेस जो कि इनगोइंग और आउटगोइंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं। साथ ही अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्स्ट्राडिशन और कुछ और प्रोसेस होते हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे डिपोर्टेशन भी होती है, यानी एक पर्सन को यहाँ पे ऑर्डर किया जाता है कि वो अपनी कंट्री को छोड़ दे, और वहाँ पे उसको अलाउ नहीं किया जाता कि फिर उस कंट्री में वापस आए। यानी अगर डिपोर्टेशन यहाँ पे इंडिया में कह दिया जाए, तो यानी आपको इस कंट्री यानी इंडिया को छोड़ देना है और वापस यहाँ पे नहीं आना है, ये डिपोर्टेशन होता है। उसके बाद एक्सक्लूशन की बात करें तो एक पर्सनस को जो है ना, उनको यहाँ पे रहने के लिए मना किया जाता है, यानी इंडिया में अपने सॉवरेन स्टेट में उनको रहने से मना कर दिया जाता है, तो यानी कि उनको बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया। ओके, तो डिपोर्टेशंस और जो आपका एक्सक्लूशन है वो नॉन कंसेशनल ऑर्डर है, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि एक ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हो, यानी यहाँ पे कोई भी आपकी ट्रीटी की ज़रूरत नहीं होती है। डिपोर्टेशंस यहाँ पे गवर्न किया जाता है फॉरेन एक्ट के 1946 के तहत में। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ अगर आप देखोगे, जैसे इंटरपोल इशू रेड कॉर्नर नोटिस, और वो भी मेहुल चौकसी के द्वारा, यहाँ पे मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में यहाँ पे रेड कॉर्नर नोटिस भेजा गया था, वो भी इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल है क्या? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी हमारे हर एक कंट्री के पुलिस जो होते हैं ना, वो एक जगह कनेक्टेड होते हैं, जो कि इंटरपोल कहते हैं। और इसमें आपकी 194 मेंबर कंट्रीज़ के पुलिस यहाँ पे आपके कनेक्टेड है, और इनकी हेडक्वार्टर आपकी फ्रांस में है। नोटिस जो दिया जाता है वो इंटरनेशनल रिक्वेस्ट होती है कॉर्पोरेट करने के लिए और अलर्ट जारी करने के लिए, और सारे पुलिस को यहाँ पे अलाउ किया जाता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ के होते हैं, कि इस तरीके की जो क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। CBI इसकी नोडल अथॉरिटी है, जो कि एग्जीक्यूट करती है और हैंडल करती है जितनी भी इंटरपोल की नोटिस इंडिया में आती है। और यहाँ पे लाइसेंस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, हर एक स्टेट पुलिस फोर्स में होते हैं। अब देखते हैं कि इंटरपोल की नोटिसेस क्या क्या होती है। रेड होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है। तो हर चीज़ का मतलब क्या होता है? तो रेड नोटिस जो यहाँ पे जारी किया गया है मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में, तो रेड नोटिस है क्या? यहाँ पे है कि उस लोकेशंस को देखा जाता है और उस वांटेड पर्सनस को अरेस्ट किया जाता है विद अ व्यू ऑफ एक्स्ट्राडिशन, यानी उनको दूसरे कंट्री में भेजने के लिए यहाँ पे उस हिसाब से उस वांटेड पर्सन को यहाँ पे उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है और उनको वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। ओके, ये होती है रेड नोटिस।
ब्लू नोटिस की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, एक पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर या उनके लोकेशन को या लेके या क्राइम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ अगर करते तो उन सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो ये ब्लू नोटिस निकलती है। ग्रीन नोटिस की बात करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड किया जाता है और इंटेलिजेंस उस पर्सन के लिए जो कि यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किए है, यानी कोई भी उन्होंने क्रिमिनल अपराध किया है तो उसके लिए वहाँ पे उनके लिए वार्निंग निकलती है। ओके, येलो नोटिस होती है। तो येलो नोटिस क्या है कि यहाँ पे जितने भी मिसिंग पर्सन है ना, उनको लोकेट करने में हेल्प होता है, यानी वो माइनर भी हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी पर्सन की जो आइडेंटिटी को हेल्प करने में, यानी कि पता करने में यहाँ हेल्प करती है। ब्लैक नोटिस की बात करें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ना अनआइडेंटिफाइड बॉडी को दिया जाता है। साथ में ऑरेंज नोटिस की बात करें तो यहाँ पे एक इवेंट हो या पर्सन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या प्रोसेस हो, उनको वार्न किया जाता है किसी भी सीरियस जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए होती है। पर्पल नोटिस की बात करें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो भी मोदी ऑपरेंडी की होती है या फिर ऑब्जेक्ट की हो गई, डिवाइस की हो गई, ओके, कोई भी तरीके की चीज़ जो कि आपका क्रिमिनल के टाइम पे या क्रिमिनल के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पर्पल नोटिस दिया जाता है। तो इतने नोटिस आपका इंटरपोल के द्वारा दिया जाता है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि मेहुल चौकसी को लेकर था, तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। मेहुल चौकसी वही है जो नीरव मोदी के साथ यहाँ पे हमारे यहाँ कंट्री में बैंकों का घोटाला करके जो भाग गए थे, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पे रेड नोटिस निकला। इसलिए सारी नोटिस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो इंटरपोल आपका है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये इशू किया जाता है इंडिविजुअल के लिए या फिर कोई एंटिटीज़ के लिए। और यहाँ पे जितने भी सैंक्शन है ना, वो इम्पोज किया जाता है यूएनएससी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पे जितने भी सैंक्शन है वो इम्पोज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ड्राफ्ट इमिग्रेशन बिल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी इमिग्रेशन बिल जो 2019 की है, और वो भी पार्लियामेंट में, और ये रिप्लेस करेगा जो आज की डेट में हमारे यहाँ इमिग्रेशन एक्ट 1983 की है, उसको ये रिप्लेस कर देगा। तो अब आगे और बात देखते हैं कि क्या है। तो जो एक्सटेंट है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का सारे मैटर से रिलेटेड, यानी जो इंडिया के जो जितने भी इमिग्रेशन है इंडियन नेशनल के, उनको यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और इस एक्ट के तहत जो कि इमिग्रेशन एक्ट 1983 है, ये बिल इस एक्ट को रिप्लेस कर देगा। जो न्यू बिल आएगी वो इस एक्ट को 1983 को रिप्लेस कर देगा। तो कुछ और इनिशिएटिव देखते हैं जो कि ओवरसीज़ इंडियंस के लिए यहाँ पे लिया गया है। तो मदद पोर्टल है, यानी एक ऑनलाइन ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। ये ई पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करती है इंडियन सिटीजन्स को, जो कि हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, ग्रीवियंस है, तो वो इसमें फ़ाइल कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, यानी हम लोग से अगर कुछ मदद चाहते हैं तो वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो ये मदद पोर्टल उन लोगों के लिए था। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2017, यानी ये मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा उन सारे इंडियन इमिग्रेंट वर्कर को। यानी वो इमिग्रेंट कौन होते हैं, जो यहाँ के हैं, बेसिकली वो इंडिया के हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए बाहर जाके रह रहे हैं, फिर वापस इंडिया ही आएंगे। तो इमिग्रेंट वर्कर को यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम लाया गया है। ओके, उसके बाद है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। इसका एम है कि असिस्ट करेगी जितनी भी ओवरसीज़ इंडियन नेशनल है, यानी बाहर यहाँ के हैं लेकिन अब्रॉड में जाके रह रहे हैं, तो उनको ओवरसीज़ इंडियन नेशनल कहा जाता है। और डिस्ट्रेस और इमरजेंसी के टाइम पे जो है उनको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है इंडियन वर्कर्स रिसोर्स सेंटर, जो कि आपका होस्ट कंट्री में इसको लाया गया है, और इसमें वन स्टॉप सर्विस जो है लाया गया है जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और असिस्टेंट देगा जिस भी इमिग्रेंट को यहाँ पे चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना है, एक वॉलेंट्री स्कीम है जिसकी ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट करना है और जितने भी इमिग्रेंट वर्कर हैं उनकी वेलफेयर के लिए, और साथ ही सोशल सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड करना है। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस, ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हर 2 साल में, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सारे ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी के लिए कि वो गवर्नमेंट के साथ इंगेज हो सके। जो डे है वो याद किया जाता है जब महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से मुंबई, और वो भी 9 जनवरी 1915 को। तो इसी डेट को याद करने के लिए ये हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस बनता है। ये जो ईयर है ना, और ये जो डेट है ना, ये शिफ्ट किया गया है 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी, जिसमें कि आपका रिपब्लिक डे भी आ जाएगा और कुंभ मेला सेलिब्रेशन भी वो लोग कर पाएंगे। इसलिए इसको 9 जनवरी से इस बार शिफ्ट करके 21 से 23 रखा गया था, यानी 26 को यहाँ पे वो लोग रिपब्लिक डे भी यहाँ पे इंजॉय कर लेंगे और कुंभ मेला भी सेलिब्रेट कर लेंगे उसके बाद। फिर प्रवासी भारतीय दिवस जो है ओवरसीज़ इंडियंस यहाँ पे ऑनर किए जाते हैं काफ़ी प्रेस्टीजियस प्रवासी भारतीय सम्मान के साथ, और उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे फील्ड में, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, अगर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो उनको यहाँ पे सम्मान भी दिया जाता है। अगर इस बार की 2019 की अगर हम लोग थीम देखें तो ये है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, यानी न्यू इंडिया को बिल्ड करने के लिए जो इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल है उसके ऊपर इसका थीम था।
प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है ये, इसको भी लॉन्च किया गया था 2019 में। और ओवरसीज़ इंडियन को यानी यहाँ पे ग्रुप जो 45 से 60 के बीच में है उनको यहाँ पे आपको 4 रिलीजियस प्लेसेस के लिए नेशन वाइड यहाँ पे टूर रखा गया था। तो 4 रिलीजियस कौन कौन से हैं, ये आपका स्पॉन्सर्ड किया जाएगा सेंटर के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है लोगों को दिया जाएगा वो भी गिरमिटिया कंट्री से। गिरमिटिया बोले या फिर झांसीस बोले, ये आपके डिसेंडेंट जो इंडेंजर्ड आपके इंडियन लेबर है ना उनसे आते हैं, यानी जो फिजी हो गए, मॉरिशस हो गए, आपके साउथ अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका, मलाय पेनिसुला है, कैरिबियन है, साउथ अमेरिका है, टोबैगो है, ग्याना है। तो ये सारी जो गिरमिटिया कंट्रीज़ है ना इनसे आने वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो प्रवासी भारतीय दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। ओके, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस का जो कि एक न्यू फ्रेमवर्क बना रहे हैं और इसका नाम है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जिसमें कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर है ना इंडियन डिफेंस में उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इनकलकेट किया गया है। जो डायरेक्टरेट जनरल है ना क्वालिटी एश्योरेंस के, ये आपकी वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, तो ये इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेगी और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी करेगी। नेक्स्ट आते हैं रसायना डायलॉग 2019। तो ये 4th एडिशन थी रसायना डायलॉग की। इंडिया की फ्लैगशिप एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि आपका जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर होती है, जिसकी थीम है आपकी वर्ल्ड रीऑर्डर, न्यू जियोमेटिक्स, फील्ड फ्लूइड पार्टनरशिप एंड अनसर्टेन आउटकम्स। ये इसकी रिसेंटली यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुई थी और ये इसकी थीम है। जो कॉन्फ्रेंस है ये आपका होस्ट किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और ये कोलैबोरेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की बात करें तो ये एक न्यू इनोवेशन इनिशिएटिव इसको लॉन्च की थी जिसका टाइटल है फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन, यानी इनोवेशन नए नए तकनीक को इनोवेट करने के लिए यहाँ पे फेयर वैल्यू होना चाहिए, ये रसायना डायलॉग में ऐसा कहा गया था। अगर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो, मिसट्रस्ट हो इस गल्फ रीजन में तो उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है और ईरान यहाँ पे न्यू प्लेटफॉर्म प्रपोज किया है जो कि है पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम, जितने भी रीजनल पीस बिल्डिंग के लिए है वो यहाँ पे बनाया गया है। अब आती है बेरट डिक्लेरेशन, तो ये कंक्लूजन था आपका अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट का। तो कंट्रीज़ यहाँ पे बात कर रही थी जो कि समिट में पार्ट की थी और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट का इशू किया जिसको कि बेरट डिक्लेरेशन कहते हैं। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अरब फ्री ट्रेड जोन और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे है होस्टिंग यहाँ पे रिफ्यूजी को होस्ट करने वाले और डिस्प्लेस्ड प्लेस को, तो वो सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है UIGHURs, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो रिसेंटली यहाँ पे आपका रिपोर्ट किया गया था 1 मिलियन युगीर मुस्लिम, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे प्रोनाउंस करूँ। तो युगीर आई डोंट नो। ओके, तो ये जो मुस्लिम है यहाँ पे इनको डिटेन किया गया था वेस्टर्न जिंगजियांग में जो कि आपके चाइना का रीजन है। ये आपके इथिकली जो टर्किक जो आपकी मुस्लिम है ना वो यहाँ पे रहते थे जिंगजियांग में, तो वो ऑटोनोमस रीजन है, एकदम स्वतंत्र रीजन है आपकी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की और इसको एक इथनिक माइनॉरिटीज़ के जैसा देखा जाता है चाइना में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कर्च स्ट्रेट। यस, कर्च स्ट्रेट काफ़ी न्यूज़ में थी। तो रिसेंटली यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुई थी कर्च स्ट्रेट में जिसके कारण 6 इंडियन की डेथ हो गई थी, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में थी। तो कर्च स्ट्रेट एक तरीके का स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉव को कनेक्ट करती है। यहाँ पे आपकी कर्च पेनिनसुला जो कि क्रीमिया की है इसको अलग करती है आपकी तमान पेनिनसुला जो कि रशिया की है। ओके, ये वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट कर आपके अलग करती है। तो ये आप देख सकते हो, ये है कर्च स्ट्रेट। ओके, ये क्रीमिया हो गई, ये रशिया हो गई, तो इसके बीच में है कर्च स्ट्रेट और ये आपके जोड़ती है, ये आपकी ब्लैक सी हो गई पूरी तरीके से और ये सी ऑफ एजॉव है। तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे चुकना नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखना है एक तरफ क्रीमिया है, दूसरी तरफ रशिया है और ऊपर आपकी सी ऑफ एजॉव है और नीचे आपकी ब्लैक सी है। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये है फरजाद बी गैस ब्लॉक। इंडिया यहाँ पे ईजियर टर्म किया जा रहा है कि ईरान की जो आपकी फरजाद बी गैस फील्ड है ना उसके डिस्कशन के लिए। तो ये जो गैस फील्ड है ये आपका पर्शियन गल्फ में है और ये आपकी ईरान के कंट्रोल के अंडर में है और इंडिया यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है कि एक्विजिशन भी करेगी और एक्सप्लोर भी करेगी इसको, यानी यहाँ से गैस लेने के लिए कोशिश भी कर रही है इंडिया। अब आते हैं कैटेलोनिया जो कि काफ़ी सालों से न्यूज़ में है। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे रेफरेंडम के लिए प्रपोज किया है कि वेदर कैटेलोनिया यहाँ पे आपका ग्रेटर ऑटोनॉमी लेगी कि नहीं। तो कैटेलोनिया जो है एक ऑटोनोमस कम्युनिटी है आपकी स्पेन में और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है जो कि आपकी इब्रियन पेनिनसुला में है। कैटेलोनिया कंसिस्ट करती है 4 प्रोविंसेस। तो कौन कौन से प्रोविंसेस से जुड़ के कैटेलोनिया बनेगी, तो ये है बार्सिलोना, गिरोना, लेटा और तारागोना। कैटेलोनिया है लेकिन आपके स्पेन में है, तो ये स्पेन से आपकी अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहती है। तो कैटेलोनिया में कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा,
1 सेकेंड। यहाँ पे 4 प्रोविंस है कैटलोनिया में, तो ये भी आपको याद रखना है, बार्सिलोना, गिरोना और लेटा और तारागोना। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। पिछले बार भी 2018 में कैटलोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक मैचिंग थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। इंस्टेक सास यानी यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम E3 कहा जा रहा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इंस्टेक सास बनाएंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड एक्सचेंज। और ये एक तरीके का स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा जिसका एम होगा कि जितनी भी ट्रेड है यूरोपियन इकोनॉमिक ऑपरेशंस और ईरान के बीच में, उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। साथ ही इसकी फंक्शन है एक नॉन डॉलर और यूरो डोमिनेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी जितनी भी यहाँ पे आपकी ट्रेड होगी वो यूरो में होगी, और पेमेंट चैनल भी होगी जितने भी मॉनेटरी ट्रांसफ़र होती है उसको अवॉइड करने के लिए। यहाँ पे ये आपका बेस्ट होगा फ्रांस में और जर्मन बैंकर्स में, जिसको कि हेड किया जाएगा, और यूके इसकी सुपरवाइजरी बोर्ड के हेड होंगे। यहाँ पे फोकस किया जाएगा इनिशियली उन सारे सेक्टर्स में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, एग्री फूड्स गुड्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जिलेट्स जॉन्स प्रोटेस्ट। तो फ्रांस यहाँ पे विटनेस किया गया एक मास मूवमेंट जिसको कि जिलेट्स जॉन्स कहते हैं, येलो वेस्ट कहते हैं। ये प्रोटेस्ट था जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको स्प्रेड किया गया, जैसे बेल्जियम, इटली, बुल्गारिया, जर्मनी, ये सब में एक ग्रास रूट सिटीजन प्रोटेस्ट मूवमेंट देखने को मिला, वो भी नवंबर के अर्ली में। और यहाँ पे आपका क्यों हो रहा था, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की टैक्सेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला, तो यहाँ पर भारी मात्रा में काफ़ी आपकी जो दाम है डीजल और पेट्रोल वो बढ़ गई थी, इसलिए ये आपका प्रोटेस्ट देखने को मिला था। ये जो मूवमेंट थी इसको जिलेट्स जॉन भी कहा जा रहा था, क्योंकि प्रोटेस्टेड यहाँ पे जितने भी थे ना, उन्होंने येलो कलर के हाई वेस्ट जैकेट यहाँ पे पहन रखा था, इसीलिए। अब आते हैं स्वीडेन्स फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी मैनुअल। तो स्वीडन की रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है फॉरेन पॉलिसी मैनुअल। अगर 2014 की बात करें तो स्वीडन यहाँ पे फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें जितने भी नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे कमिटमेंट के द्वारा यानी जेंडर इक्वालिटी के द्वारा यहाँ पे गाइड किया जाएगा। अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि न्यूज़ में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक या दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं आपके। अगर यूपीएससी की बात करें तो रेयरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेट पीएसएस में तो ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो सूर्य किरण किसके बीच में थी? इंडिया और नेपाल के बीच में। विजय प्रहार आपकी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में। मालाबार 2018 जो हुआ था वो आपका ट्राईलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया, जापान और यूएसए है। इंडो कॉर्पेट की बात करें तो ये इंडिया और इंडोनेशिया नेवी में है। मैत्री की बात करें तो इंडिया और थाईलैंड आर्म फोर्सेस। एक्सरसाइज काजिंद की बात करें तो इंडिया और कजाकिस्तान मिलिट्री। युद्ध अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूएस मिलिट्री। एक्सरसाइज लिनिक्स की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका नेवी। तो ये आपको टेबल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी है, देख लीजिए। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया मिलिट्री। बिम्स्टेक मिलेक्स ये बिम्स्टेक के नेशन के बीच में था। एक्सरसाइज अवेंद्र तो ये इंडिया रशिया एयरफोर्स। IBSAMAR इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका नेवी। जीमैक्स इंडिया और जापान नेवी। सहयोग हॉपटॉक ये आपका इंडिया और वियतनाम है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएस आर्मी है। कोंकण इंडिया और यूके आपके नेवी है। सिंयू मैत्री ये इंडिया और जापान है। एक्सरसाइज सी विजिल ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने किया था। उसके बाद हैंडीलैंड इंडिया और चाइना। इंदिरा नेवी ये इंडिया और रशिया। इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार। इंडिया अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये आपके इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ आर्मी के साथ थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही और भी है, देख लेते हैं। ये है कटलस एक्सरसाइज एक्सप्रेस जो कि मैरीटाइम आपकी फोर्सेस थी ईस्ट अफ्रीका से, वेस्ट इंडियन ओशन नेशन से, यूरोप से और यूनाइटेड स्टेट से। कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज ये आपके आर्मी जो भी थाईलैंड के थे, यूएस के थे, सिंगापुर, जापान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ कोरिया के। एक्सरसाइज टोपची इंडियन आर्मी की थी। और एक्सरसाइज राहत जो थी वो जॉइंट एक्सरसाइज थी जिसमें कि इंडियन आर्मीज और NDMA के थे जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी दिया गया था। उसके बाद ऑपरेशन निस्तार की बात करें तो ये कंडक्ट किया गया था आपका सोकोत्रो आइलैंड में जो कि येमेन में है, और यहाँ पे साइक्लोन आई थी मेकुंगू। फिर है आपकी ऑपरेशन समुद्र मैत्री। यहाँ पे जो अर्थक्वेक हुई थी आपकी इंडोनेशिया में सुलावेसी प्रोविंस में, तो वहाँ पे अर्थक्वेक हुई थी, सुनामी आई थी, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ से ऑपरेशन समुद्र मैत्री गई थी। ओके, और देखते हैं। अच्छा, ये ओवर होगी।
ओके, तो ये भी हमारी पूरी तरीके से ओवर हो गई है। आईआर की जितनी भी हमारे यहाँ टॉपिक थी सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, प्लीज़ ये मिलिट्री एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये एक बार आप पढ़िएगा तो आपको प्लीज़ कन्फ्यूज़ हो जाएगी, तो प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिएगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब, छोटी छोटी पर मोटी बातें वाली ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो प्लीज़ कुछ भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैं जितने मेहनत से सब पढ़ाती हूँ उतने मेहनत से आप लोग रिवाइज़ करके जाइएगा। तो चलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। कल से आपका साइंस एंड टेक वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।